This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy. Lecture number 2 of your chapter number 5 in your textbook, Energetics of Chemical Reaction. And today lecture we are going to discuss first law of thermodynamics and how do we get its mathematical form and what was the working phenomena and other systems like isochoric and isobaric systems. And furthermore we will be deal in this lecture related to Hess's law of constant heat summation and what were the verification, how did we verify this law, and the basic applications of Hess's law. So let's move forward to another lecture of this chapter, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेसिकली अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ये बताता है कि मतलब अगर हम फर्स्ट लॉ को देखें तो फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन से एक रिलेट किया गया एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का. ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स मिक्सचर है दो चीज़ों का. एक तो टेम्परेचर यानी हीट को कह लें, थर्म यानी हीट, और डायनेमिक्स यानी उस हीट की वजह से उसके सिस्टम के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मॉलिक्यूल्स का कैसे वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स आपको क्रिएट करती है. इसकी वजह से एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है. तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक रिलेटेड फॉर्म है. ठीक है, एक ऑल्टरनेटेड फॉर्म है. और आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की फॉर्म क्या है, the energy can neither be created nor be destroyed although it may change from one form to another form. ठीक है, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इससे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी का लॉ है कि एनर्जी जो है कभी भी जो है कहते हैं ना तो खुद ब खुद पैदा हो सकती है ना ही वो बर्बाद हो सकती है. ठीक है, यानी ना ही वो ख़त्म हो सकती है. ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसका मतलब ये है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो जहाँ से बॉन्ड हो रही है वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो रही होगी. ठीक है, अब कैसे चेंज हो सकती है, लेट सपोज एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है अगर हम सिंपल सी जनरल एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, अपनी फिंगर्स को अगर हम अपने पाम पे यानी हैंड पे रब करना शुरू कर दें तो हमारी जो फिंगर होगी उसमें हीट जनरेट हो जाएगी. ठीक है, अब ये हीट जनरेट जो हो रही है ये हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब ये हीट जनरेट हो रही है, उसके कुछ देर बाद हमने जब हाथ देखा तो हमारा वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे हुआ. तो वो हीट कहाँ चली गई, ठीक है, वो हीट कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई हमारे इंटरनल ब्लड सेल्स में. ठीक है, तो ब्लड सेल्स की मूवमेंट को इंक्रीज कर देती है. ठीक है, अब वो इंक्रीज करके वो कहीं ना कहीं आगे मूव कर रहे होंगे, वो एनर्जी किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही होगी. इसी तरह अगर हम लाइट बल्ब्स की सिंपल एग्जांपल लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि एनर्जी कहाँ जाती है, तो सिंपल एक लाइट बल्ब है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है. ठीक है, फिलामेंट जो बल्ब में रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. रेडिएंट एनर्जी मीन्स मतलब लाइट जलना शुरू हो जाती है. ठीक है, अब जब बल्ब एक जलता है, ठीक है, जब हम बटन या उसका सॉकेट पे प्लग लगा के उसको ऑन करते हैं तो एकदम से लाइट जनरेट हो जाती है. अब लाइट क्या है, आपकी रेडिएंट एनर्जी है. ठीक है, रेडिएंट एनर्जी को आप लाइट से कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उसमें से. उसके अलावा आपके पास जो है थर्मल एनर्जी भी जनरेट हो रही है. अगर हम नॉर्मल कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो नॉर्मल जो मतलब जो नॉर्मल समोसे ये सारी चीज़ें बेचते हैं उनके पास एक येलो कलर का बल्ब जल रहा होता है. ठीक है, 100 वॉट का बल्ब कहलाता है वो. तो वो लोग यूज़ क्यों करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने पास से हीट एनर्जी जनरेट करता है ताकि आपका जो खाना है उसको थोड़ी गर्माहट मिलती रहे, वो ख़राब नहीं हो जल्दी. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एनर्जी कहाँ से कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. उसके अलावा फॉर अट्रैक्शन और फॉर यूजफुल पर्पस वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, आपके पास एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो रही है. जैसे उसने प्लग लगाया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो कर गए. अब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी जब फिलामेंट्स में मूव करेगी तो वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. फिलामेंट गर्म होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हीट जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी सराउंडिंग्स में. ठीक है, हीट कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है. अब वो कंटिन्यूसली हीट उस बल्ब में तो नहीं रहेगी. ठीक है, बल्ब के ग्लास की वॉल से वो ट्रांसफ़र हो रही होगी सराउंडिंग्स में. ठीक है, और रेडिएंट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही होगी. तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे सिंपली
चेंज कर रही है अपनी फॉर्म, कभी ख़त्म नहीं हो रही। अब वो फिलामेंट में से निकल के सराउंडिंग्स में जाएगी, अब फर्दर सराउंडिंग्स और जो है होंगी वो बाहर आपका पूरा इन्वायरमेंट होगा, उसमें वो हीट चली जाएगी। ठीक है, तो आपके इन्वायरमेंट को बहुत ही कम लेवल पे वो हीट जनरेट कर रही होगी। तो एनर्जी सिंपल आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है सिस्टम की और सराउंडिंग्स में वो कांस्टेंट रहती है। जो सिस्टम जनरेट कर रहा है वही हीट, वही मतलब एनर्जी सराउंडिंग्स में भी जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने कुछ एनर्जी जनरेट करी और सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मिल गई आपको एनर्जी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी सिस्टम के पास है उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग में भी जाएगी। ठीक है, या जितनी एनर्जी सराउंडिंग्स में है तो जितनी हमारी मतलब सिस्टम को हम देना चाहते हैं उतनी एनर्जी देंगे। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती, इट इज़ नॉन कंजर्व, यानी एनर्जी कहीं रुक नहीं सकती, उसको हम एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है जगह जगह। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ वर्जन ऑफ द law of conservation of energy adapted for thermodynamic processes distinguishes two kind of transfer of energy as heat as thermodynamic work। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इसी का वर्जन है एक एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो किस्म की एनर्जी को वो चेंज कर रहा होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर करती हैं एनर्जी टू टाइप्स में, एक हीट में, उसके अलावा एक थर्मोडायनेमिक वर्क में। थर्मोडायनेमिक वर्क का मतलब क्या है कि हमने उसको एनर्जी दी, उसके मॉलिक्यूल्स मूव हुए और हमें एक यूजफुल वर्क मिल गया। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी होगी तो वर्क होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब एक हीट है और दूसरा आपको थर्मोडायनेमिक वर्क है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है, यानी एनर्जी इन दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है। फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर द फर्स्ट लॉ इज ऑफन फॉर्मुलेटेड। यानी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब ये जो सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर डेल्टा यू डिनोट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम। अब डेल्टा यू आपके पास इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, आपकी बुक में इसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है, बट मोस्टली इसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो वहाँ पे आपको डेल्टा ई से नहीं पढ़ाया जाएगा, मोस्टली डेल्टा यू से ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली जितनी भी पब्लिश्ड हुई हुई बुक्स हैं डिफरेंट ऑथर्स की वर्ल्ड वाइड में, वहाँ पे भी डेल्टा यू ही कंसिडर किया जाता है। कोई मसला नहीं है, बट बहरहाल ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सबकी अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन, आप किसी को इसको किसी और नाम से भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली फर्दर डेल्टा यू इज़ represented as internal energy of the closed system, and Q denotes the quantity of energy supplied to the system। quantity of energy means हम कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, Q यानी क्या हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब Q इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, हम यहाँ पे हीट एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, एज अ सिस्टम एज हीट, एंड W denotes the amount of thermodynamic work done by the system on its surrounding। ठीक है, और ये W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो सिस्टम सराउंडिंग पे अप्लाई मतलब कर रहा है। ठीक है, कोई भी सिस्टम है एक वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग्स पे, तो ये आपके पास सिंपल W है। अब इसका जो जनरल एक मैथमेटिकल फॉर्म है तो वो डेल्टा, अगर फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफाइन करें तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपल आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है। अब हम इसकी जो है कहते हैं सिंपल डेरिवेशन देखते हैं, हाउ वी गेट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो मैथमेटिकल फॉर्म की अगर हम बात करें, फॉर द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इमेजिन अ सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इन द इनिशियल स्टेट इज E1। लेट सपोज आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, और उसकी इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल स्टेट पे वो E1 है। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की बल्क ऑफ एनर्जी को बोला जाता है, कि पूरे सिस्टम की जो आपकी एनर्जी होगी उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाएगा। ये बेसिकली कंसिडर करते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंसिडर किया जाता है मॉलिक्यूल्स की। तो इंटरनल एनर्जी आपकी सिस्टम की एनर्जी होती है। ठीक है, लेट अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q फ्रॉम द सराउंडिंग्स बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम and does some work on the surrounding while the internal energy changes to E2। ठीक है, इसका अगर हम सिंपल सी एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो लेट सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कैसे हुआ,
ये आपके पास एक पिस्टन डला हुआ है, पिस्टन मीन्स कि ये पिस्टन जो है कहते हैं मूवेबल है, ठीक है, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी हो सकता है। इसमें आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स आ गए। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास है सिस्टम, ये सिस्टम है आपका, ठीक है, ये हमारे पास एक बाउंड्री है, ये हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली, ठीक है, बाउंड्री हम पढ़ चुके हैं। बाउंड्री क्या होती है? थर्मोडायनेमिक टर्म है जो सराउंडिंग से सिस्टम को डिफर करती है, ठीक है। अब आपके पास जो बाहर का एरिया है वो सारा क्या है? सराउंडिंग से, ठीक है। तो ये जो बाहर का जितना भी एरिया है ये सारा सराउंडिंग से, अगर हम मैं इसकी बात करूं जितना भी पूरा इसका एरिया है तो ये सिंपल आपका सराउंडिंग है, ठीक है। ये आपके पास सराउंडिंग की एक मैंने प्रोफाइल बना दी। अब हम क्या दे रहे हैं? सराउंडिंग से हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि हमारे पास इनिशियल स्टेट पे इंटरनल एनर्जी क्या है सिस्टम की? वो E1 है, मतलब अभी हमारा कंटेनर कैसा है? ऐसा दिख रहा है। तो इसमें हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी कितनी होगी? E1 होगी, ठीक है, ये E1 होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स सिस्टम में, ठीक है। ये जो क्यू हीट है ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम सराउंडिंग्स में से, और सिस्टम इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब सिस्टम इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कुछ वर्क डन अप्लाई करेगा, ठीक है। अब वो कैसे कर दे? जैसे लेट सपोज एक दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, उसने कुछ वर्क गेन कर लिया, ठीक है, सेम कंटेनर है, लेकिन अब क्या हुआ, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले पिस्टन थोड़ा मतलब नीचे था, यानी इनका वॉल्यूम कितना था, जैसे लेट सपोज ये V1 है, अब कितना हो गया? V2 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वॉल्यूम, यानी फाइनल स्टेट का वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी हुई वो क्या हो गई? E2 हो गई, ठीक है। अब ये इंटरनल एनर्जी कुछ और हो गई सिस्टम की। अब ये क्यों हुई? क्योंकि इस सिस्टम ने हीट गेन करी है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करी है फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जब उसने हीट एब्जॉर्ब करी तो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब उस इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास जो ये कहते हैं ये मॉलिक्यूल्स की तब की एनर्जी है जब हमने कुछ हीट या कुछ एनर्जी हमने इसको सिस्टम को प्रोवाइड करी विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग से क्या हुआ कि जब उसने हीट ली तो इसने कुछ वर्क अप्लाई कर दिया, ठीक है। वर्क कैसे हुआ? जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें प्रेशर जनरेट हो गया, और प्रेशर की वजह से पिस्टन पहले यहाँ था तो अब प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आके लॉक्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये लॉक थे, अगर लॉक हटा देंगे तो ये पिस्टन ही ऊपर निकल जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये लॉक्ड हो गया, यानी हमें सिर्फ बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जब हम कुछ हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाती है जिसकी वजह से कुछ वर्क डन हो जाता है, ठीक है। अब ये वो वर्क डन है जो सिस्टम ने किया। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई? टोटल Q माइनस W के, ठीक है। So due to the heat and work operation, then the change in internal energy according to first law of thermodynamics is given by this: E2 minus E1 is equals to delta E, which is delta E is equals to Q minus W, ठीक है। E2 माइनस E1 यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको आप लिखेंगे Q माइनस W के बराबर, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं जो आपने हीट सप्लाई करी है वो बराबर है सम के किसके? W और इंटरनल एनर्जी के, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q is equals to डेल्टा E प्लस W, ठीक है। आपने जो हीट सप्लाई करी वो किसके बराबर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क विच इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा E डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और डेल्टा E जो है आपके पास डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। और हमने ये पहले भी पढ़ा था कि इनिशियल स्टेट क्या होती हैं और फाइनल स्टेट क्या होती है। इनिशियल स्टेट वो होती है जब सिस्टम कोई वर्क नहीं करता, ठीक है, बिफोर द वर्क डन ऑन सिस्टम। और फाइनल स्टेट आपकी वो होती है आफ्टर द सिस्टम डन सम वर्क, ठीक है, यानी कुछ वर्क करने के बाद जो स्टेट होती है उसको हम फाइनल स्टेट बोलते हैं। अब बात आ जाती है प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। सबसे पहले प्रेशर वॉल्यूम वर्क करते हैं, ठीक है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ कैसे काम कर रहे होते हैं।
ठीक है, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, तो हम इसको सबसे पहले कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके, सो बिफोर वी गोइंग टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सबसे पहले हम ये एक और चीज़ बताना क्लियर कर लें कि क्यू और वर्क कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी हीट एनर्जी कब पॉजिटिव होगी और जो वर्क डन है सिस्टम वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव कंसिडर होगा। लेट सपोज कि यहाँ पे जो ये एग्जांपल थी, हमने क्या किया था, यहाँ पे हीट हमने दी थी। ठीक है, ये हीट यहाँ पे हमने दी थी, ये रेड कलर से इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये हीट हमने यहाँ पे फ्लेम है। ठीक है, ये फ्लेम क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, अब ये हीट हम दे रहे हैं, जब भी हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उसको हम क्यू को, यानी उस क्यू को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। क्या कहा मैंने, जब भी हम सिस्टम में हीट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्यू किस में होता है, पॉजिटिव। जो भी क्यू वैल्यू होगी 200 जूल, 100 किलो जूल, जो भी एनर्जी होगी हीट की, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे जब भी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह जब भी सिस्टम से हीट रिलीज होगी, ठीक है, जब भी सिस्टम से हीट इवॉल्व होगी तो वह एनर्जी आपके पास हीट एनर्जी नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्यू आपके पास नेगेटिव हो जाएगा जब एनर्जी हम निकालेंगे, मतलब हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी सिस्टम से रिमूव होगी तो वो आपके पास क्यू एज अ नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह वर्क डन भी है आपके पास। अब लेट सपोज कि आपके पास वर्क डन कैसे समझाऊँ आपको, जैसे एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, नॉर्मल आप अपने हाथ में एक बुक ले लें और ये सिंपल एक बुक है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो हमने क्या करा, हमारे हाथ सराउंडिंग है और बुक हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने हाथों से बुक को बंद कर दिया, यानी बुक क्लोज्ड हो गई। तो इसका मतलब हमने कुछ वर्क अप्लाई किया उस बुक के ऊपर, तो ये जो वर्क होगा ये हमारा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा वर्क जिसपे हमने, मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया ना, तो ऐसे वर्क को आप नेगेटिव वर्क कंसिडर करते हैं। और अगर बुक खुद ब खुद ओपन हो रही है, ठीक है, खुद ब खुद तो नहीं होगी खैर, बहरहाल अगर कोई भी सिस्टम है जो खुद ब खुद ओपन होता है या खुद ब खुद जो है कहते हैं वर्क करता है, तो उसको हम वर्क को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। यानी ऐसा वर्क जो सराउंडिंग पर वर्क किया जाए, मतलब सराउंडिंग पर काम करता है, यानी ऐसा वर्क जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, उसको आप बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। और सिंपल आपके पास जो है ऐसा वर्क जिसपे सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग आके काम कर रहा है, तो उसको आप नेगेटिव वर्क बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल इसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को भी बोला जाता है। जैसे बुक है, सिंपल सी एग्जांपल बुक ही थी कि अगर आप बुक को बंद कर रहे हो अपने हाथों से तो ये नेगेटिव वर्क हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बुक का स्पेस बड़ा था, ठीक है, दोनों पेजेस खुले हुए थे बुक के, अब उसको बंद करके रख दिया तो उसका स्पेस कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन वर्क भी आपके पास नेगेटिव वर्क कहलाता है। इसी तरह एक्सपेंशन वर्क भी आपके पास पॉजिटिव वर्क कहलाता है, जैसे यहाँ हुआ है। ठीक है, इस वाली एग्जांपल में हमने हीट एनर्जी सप्लाई करी, हीट एनर्जी पॉजिटिव गई और सिस्टम ने खुद ब खुद वर्क किया, तो यानी ये एक्सपेंड हो गया। पहले वॉल्यूम इतना सा था, ठीक है, पहले वॉल्यूम ये रहा, ठीक है, पहले वॉल्यूम V1 था जो कि कम था, अब सिस्टम ने इसके ऊपर काम किया है सराउंडिंग के ऊपर, तो इसका वॉल्यूम हो गया V2, यानी सिस्टम ने काम किया तो ये पिस्टन ऊपर चला गया, एक्सपेंड हो गया, तो एक्सपेंशन वर्क भी आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। तो सम अप फाइनल करते हैं कि जब भी Q सिस्टम को दी जाएगी वो पॉजिटिव, जब भी Q हीट सिस्टम से निकली जाएगी वो नेगेटिव। इसी तरह जब भी सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर तो वो पॉजिटिव, और जब भी सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगी तो वो नेगेटिव। तो अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क देख लेते हैं कि कंसिडर अ सिलेंडर ऑफ अ गैस हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन। अगर हम इस फिगर में देखें कि एक कंसिडर किया है सिलेंडर, अब उस सिलेंडर में आपके पास जो है कहते हैं गैस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, मतलब सिलेंडर के अंदर गैस है और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये रहा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। उसके बाद वो कह रहे हैं सेक्शन ए फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन। अब ये आपके पास पिस्टन है, ठीक है, ये ऐसा, ये जो लाइन है आपके पास, सिंपल एक जो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको इसने फ्रिक्शन का, मतलब इसको इसने फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन का नाम दिया है। इफ द प्रेशर ऑन द पिस्टन इज P, यानी इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो P है हमारा, देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन वुड बी PA। ठीक है, जो टोटल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, PA के बराबर होगी। हमें पता है प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया के। ठीक है, एंड इफ द पिस्टन गोज अप थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस DL, देन द वर्क डन W इज गिवन बाय S। अच्छा,
पहले हमारे पास पिस्टन कहाँ किस पोजीशन पे था, V1 पोजीशन पे था, मतलब हमारे पास जो जितना वॉल्यूम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, इतना वॉल्यूम था, ठीक है, इस सिलेंडर में गैसेस का ये वॉल्यूम था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सिंपल V1 के ऊपर हमारे पास ये पिस्टन इस पोजीशन पे था। अब इस सिस्टम ने कुछ काम किया, काम करने के बाद कितना चेंज आ गया उसमें, ये इतना चेंज आया, ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, अब पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो ये जो चेंज है ये सिस्टम ने कुछ वर्क किया है, ठीक है। तो इस वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज नोन एज वर्क, ठीक है। तो अब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डीएल यानी डेल्टा डब्ल्यू, यानी कुछ वर्क जो किया है थोड़ा सा वर्क, वो बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डीएल के। अब डीएल सिंपल आपका जो चेंज इन लेंथ आया है सिलेंडर में, ठीक है, ड्यू टू द वर्क डन। अब फोर्स हमें पता है P मल्टीप्लाई बाय ए के है, कैसे, क्योंकि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो यहाँ से हमने फोर्स निकाली जो कि बराबर होगी P इंटू ए के, तो हम यहाँ पे P इंटू ए सिंपल F की जगह रख देंगे और DL एज इट इज आ जाएगा। और अब हमें पता है कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और सिंपल एक लेंथ का होता है मीटर। तो जब एरिया और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर जब मीटर से मिलेगा तो मीटर क्यूब बन जाएगा, और मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय डी एल, ठीक है। ये डेल्टा वी क्यों आ रहा है, क्योंकि डी वी क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंथ थोड़ी सी चेंज हुई है, डी एल हुआ है, चेंज इन लेंथ बहुत कम है, तो इसकी वजह से तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डी वी कंसिडर किया जाएगा। अब वर्क डन को हम कैसे कंसिडर करें, अगर हम डेल्टा हटा दें और पूरे क्रॉस सेक्शन पूरे सिलेंडर के लिए ये चीज़ कंसिडर करें तो सिंपल डेल्टा हट जाएंगे और हमारे पास सारे कैपिटल डेल्टा यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और सिंपल वर्क हमारे पास आ जाएगा P डेल्टा V के। तो यहाँ से आपके पास वर्क का फॉर्मूला निकल के आता है P जिसके बराबर है, मतलब W जिसके बराबर है P डेल्टा V के, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ वर्क डन W इज सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 1 which is representing the first law of thermodynamics equation, mathematical equation, and if we put the value of W in this equation, your equation will be given as delta E is equals to Q minus P delta V, ठीक है। यानी अगर हम इसमें W की वैल्यू डाल दें तो आपके पास डेल्टा E किसके बराबर होगा, Q माइनस P डेल्टा V के बराबर हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा W डेल्टा V, इसको हम ऐसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास सिर्फ यही इक्वेशन है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक हमारे पास इक्वेशन है। हमारे पास हम इसको वर्क की वैल्यू उसमें पुट करके एक और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई सवाल आता है जिसमें आपके पास प्रेशर हो और वॉल्यूम हो और हीट एनर्जी हो, अब वो बोलने की इंटरनल एनर्जी निकालें, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपने इक्वेशन नंबर 2 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें Q बराबर है डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V के। और अगर आपसे बोला जाए कि वर्क डन आपको ऑलरेडी गिवन है और हीट एनर्जी गिवन है तो सिंपल आप पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सिर्फ अरेंज करके लिखा है, फॉर्मूला सेम है इनके। द एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, लेट अस कंसीडर दिस प्रोसेस इन सब डिटेल्स। तो ये जो एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन हो रहा है हीट का किसी भी रिएक्शन में, उसमें आपके पास दो तरीकों से होता है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब हम उसको डिटेल में देखते हैं। अब इसका पहला प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस कि जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। तो अब हमारे पास लेट क्यू वी बी द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आपके पास जो क्यू वी है ये आपके पास वो हीट है जो एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और हमें ये पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा वी बराबर हो किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं आ रहा ना, तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। सो पी डेल्टा वी ऑल्सो बिकम 0, और हमने ये पढ़ा था कि क्यू बराबर है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू के, ठीक है, और डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा वी के, और डेल्टा वी 0 के बराबर हो गया, तो पी डेल्टा वी खुद ब खुद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन में अगर हम इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो Q बराबर है किसके, डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी के, ठीक है, पी डेल्टा वी के। अब आपके पास डेल्टा वी 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय पी 0, और जब यही चीज पूरी 0 हो गई तो
तो आपके पास सिंपल लॉ क्या बन गया, क्यू वी बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा ई के सिर्फ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आपके पास सिस्टम की जो हीट एनर्जी होती है वो टोटली किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के। यानी आपके पास जो हीट हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो उस सिस्टम में जो जितनी हीट कन्वर्ट हो रही है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कोई भी वर्क डन अप्लाई नहीं हो रहा, यानी सिस्टम कोई वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, this is the process carried out at constant volume and the heat absorbed or evolved is equal to the energy change। यानी हीट जो भी दी जा रही है, जो भी रिलीज की जा रही है वो किसके बराबर होगी, डेल्टा ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बात करें हम, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसका मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मींस आइसोबैरिक। इसी तरह कुछ रिएक्शन आपकी नॉलेज के लिए है कि आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर होता है और आइसोथर्मिक मींस कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये भी जो है कहते हैं आइसोबैरिक में क्या है, सिंपल प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है। और सिंस मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स, यानी जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली किस में होते हैं, ओपन वेसल्स, यानी खुले बर्तन में होते हैं। यानी खुले भी कोई, जैसे फ्लास्क है, फ्लास्क ओपन होता है उसको कवर नहीं रखते हैं हम। बीकर हो गया, बीकर भी ओपन होता है। तो इन सब चीज़ों में रिएक्शंस हो रहे होते हैं। या नॉर्मली टेस्ट ट्यूब्स में यूज़ होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन टेस्ट ट्यूब्स में हो रहे होते हैं, वो भी ओपन होती हैं। केमिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो केमिस्ट जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कैसे रिएक्शन होता है। तो लेट क्यू पी बी द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, देन द इक्वेशन 2 रिमेन्स। यानी अगर हम क्यू पी कर दें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी प्रीवियस स्लाइड पे, जो प्रीवियस हमने इमेज दिखाई थी उसमें क्यू की जगह क्यू वी पुट कर दें, तो क्यू पी बराबर हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के। अब हमें ये पता है कि डेल्टा ई बराबर है ई टू माइनस ई वन के। क्यों, डेल्टा ई हमारे पास स्टेट फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है दो स्टेट्स के ऊपर। तो ई टू माइनस ई वन हमारे बराबर हो गई डेल्टा ई के। इसी तरह डेल्टा वी बराबर होगा वी टू माइनस वी वन। ठीक है, वॉल्यूम भी हमारे पास स्टेट फंक्शन है, वी टू फाइनल स्टेट वॉल्यूम, वी वन इनिशियल स्टेट वॉल्यूम। तो हम अगर हम ई टू माइनस ई वन डेल्टा ई की जगह रख दें और वी टू माइनस वी वन अगर हम डेल्टा वी की जगह रख दें, तो क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके, ई टू माइनस ई वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन। अब क्या करना है, ई टू प्लस वी टू माइनस ई वन प्लस पी वी वन। तो इसमें क्या हुआ, हमने अरेंज करके लिख दिया, ई टू के साथ पी वी टू को लिख दिया और ई वन के साथ पी वी वन को लिख दिया और दोनों को कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन आ गया। ओके, सो हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है, एक नया फंक्शन है जिसको हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंथैल्पी। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट होता है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है एंथैल्पी का, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी प्रेशर यानी वर्क डन। सिंपल आप ये कह दें कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन एट पर्टिकुलर स्टेज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको आप एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अब एंथैल्पी आपके पास हीट एनर्जी ही होती है एक तरीके से, यानी हीट कितनी इन्वॉल्व हुई। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको आप एच से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ई टू प्लस पी वी टू बराबर होगा स्टेट टू की एंथैल्पी को, और ई वन प्लस पी वी वन बराबर होगा स्टेट वन की एंथैल्पी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एच टू इधर रख देंगे और एच वन इधर रखेंगे, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, KOP इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। और जबकि H2 माइनस H1 मतलब कि H हमारे पास एंथैल्पी, हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शंस है। ठीक है, स्टेट फंक्शंस कौन कौन से, E P V आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि P2 और P1 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम P2 P1 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास प्रेशर क्या चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है। ठीक है, तो प्रेशर भी आपका स्टेट फंक्शन है, P1 और P2 से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, मतलब स्टेट इसकी कोई डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये P2 आपके पास ये सिंपल P2 ही है, लेकिन हम 2 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्योंकि जो इनिशियल स्टेट का प्रेशर है वही आपकी फाइनल स्टेट का भी प्रेशर है। तो प्रेशर को कोई चेंजेस नहीं, वेरिएशंस नहीं आ रही, इस वजह से वो कांस्टेंट है और सिंपल उसको P से ही हम डिनोट कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया इसका फॉर्मूला कि QP बराबर हो गया डेल्टा H के। तो हमें पता है कि डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के एट कांस्टेंट प्रेशर।
ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास QV बराबर होता है डेल्टा E के, और आपके पास जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम मतलब हीट होती है वो बराबर होती है QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H के। ठीक है, तो आप इसको अपनी फंडामेंटल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में QP की जगह डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये लास्ट इक्वेशन डिनोट हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है। अच्छा, अब आपके पास आ जाती है एक डेफिनेशन थर्मोकेमिस्ट्री की। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली थर्मोकेमिस्ट्री, यहाँ पे मैं हेज़ेस लॉ से पहले क्यों आपको समझाना चाह रहा हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील करते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, यानी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो उसको मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो उसकी एक एप्लीकेशन या उसकी एक मतलब एक थ्योरी है कि कैसे हम हीट को मेजर कर सकते हैं कि कितनी हीट जो है इवॉल्व हुई है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो उसकी थ्योरी जो है हेज़ेस लॉ ने बताई है। ठीक है, हेज़ेस लॉ क्या है? हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। स्टेटमेंट क्या है? द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। इसका ये मतलब है कि आपके पास जो सिंपल एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे किसी का भी एक रिएक्शन ले लें, जो आपकी बुक में ही रिएक्शन है CO2 प्लस 2 NaOH, जब ये मिल रहा है तो सोडा ऐश और वाटर बन रहा है। सोडा ऐश का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो सोडा ऐश वाटर बन रहा है। तो इसमें जो टोटल इंथैल्पी चेंज आ रहा है वो -90 किलो जूल पर मोल आ रहा है। तो वो हेज़ेस लॉ ये कहना चाह रहा है कि इंथैल्पी चेंज वेदर किसी भी एक रिएक्शन का या तो सिंगल स्टेप में कंसिडर किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, वो बराबर होगा मल्टीपल स्टेप्स की इंथैल्पी के सम के बराबर। यानी अगर हम इसकी सबमिशन करें, यानी उस रिएक्शन को CO2 प्लस 2 NaOH को अगर हम 2 स्टेप में करते हैं रिएक्शन, ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन करवाएं, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज आएगा उन दोनों स्टेप्स की इंथैल्पी चेंज को अगर ऐड कर दें तो आपके पास टोटल -90 ही बन के आएगा। ठीक है। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है? द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। ठीक है, यानी ओवरऑल रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो बराबर होगी किसके सम के? इंडिविजुअल स्टेप्स की एंथैल्पीज के बराबर। थर्ड डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सेम ही है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर मैनर इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस। यानी जितनी हीट इवॉल्व हो रही है, जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो इंडिपेंडेंट है कि कितने मैनर से रिएक्ट कर रही है। मैनर्स मीन कितने स्टेप्स में रिएक्ट कर रही है। ठीक है, यानी पहली स्टेप में कर रही है और जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास वो मिल रहा है, तो उतनी ही एनर्जी बराबर होगी पर्टिकुलर स्टेप्स में, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेप्स की एनर्जी के भी बराबर आ जाएगी। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? कि आपकी बुक की एक्सप्लेनेशन है कि कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट A चेंजेस टू द प्रोडक्ट D इन अ सिंगल स्टेप विथ डेल्टा H एज द हीट चेंज इंथैल्पी चेंज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब वो रिएक्शन क्या है जिसमें आपके पास A डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किस में? ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ये A है ये एग्जैक्टली कन्वर्ट हो रहा है D के अंदर। ठीक है, ये आपके पास सिंपल एक रिएक्शन है। ठीक है, और ये उसकी इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है D के अंदर। इट में प्रोसीड थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस। अब उसके लिए हम कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस से भी बात कर सकते हैं कि पहले A कन्वर्ट हो B में, उसकी इंथैल्पी डेल्टा H1। इसी तरह अब B हो गया तो वो कन्वर्ट हो किस में? C में। ठीक है, तो उसकी इंथैल्पी कितनी हो गई? डेल्टा H2 की। अब जब C है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? D में फाइनली, तो उसकी इंथैल्पी कितनी होगी? डेल्टा H3 में। ठीक है, तो ये जो इंथैल्पीज आ रही हैं इंडिविजुअल स्टेप्स की, अगर हम इनका सम कर दें तो टोटल डेल्टा H की जो इंथैल्पी है वो इसके बराबर का होगा। ठीक है, यानी डेल्टा H बराबर होगा किसके? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें, रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब रियल एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी रिएक्शन की, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रही है एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद एंथैल्पी और हीट चेंज अबाउट -90।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि रिएक्ट कर रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब वो क्या कन्वर्ट करके दे रही है, सोडियम कार्बोनेट दे रही है। ठीक है, विद एंथैल्पी और हीट चेंज कितनी है, -90 किलो जूल पर मोल, यानी उसकी जो एंथैल्पी आ रही है वो -90 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, दिस रिएक्शन में इजिली बी कैरिड आउट बाय सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन इन 2 स्टेप। अब इस रिएक्शन को आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो, या तो आप पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बना दो, ठीक है, NaSCO3 को आप सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक की एग्जांपल में जो रिएक्शन है सेकंड स्टेप में जो नेक्स्ट पेज पे बन रहा है वो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है और एक NaOH उसमें हम फिर फर्दर ऐड करवा रहे हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेप एंथैल्पी चेंज इज -49, यानी जब आपके पास CO2 एक NaOH के साथ मिल रहा है तो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, NaHCO3 बन रहा है, और उसका जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है, -49 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, एंड इन द सेकंड स्टेप द एंथैल्पी चेंज इज -41 किलो जूल, और सेकंड स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज आ रही है वो -141 किलो जूल पर मोल आ रही है। और ये कैसे आ रही है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना के दे रहा है। ठीक है, कंटिन्यू देखें, अगर ये एग्जांपल है आपको नजर आ रही है, ठीक है, CO2 + 2OH है, ये आपके पास सिंगल स्टेप ये रिएक्शन है। ठीक है, ये आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसकी एंथैल्पी चेंज कितनी आई है, -90। ठीक है, ये -90 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास सिंगल स्टेप की एंथैल्पी आ गई। ठीक है, अब एसएस लॉ कह रहा है कि अगर इस रिएक्शन को मैं इंडिविजुअल स्टेप्स में करूं, इंडिविजुअल स्टेप्स मींस कि लेट्स सपोज अगर इस रिएक्शन को पहले मैं इस CO2 को किससे रिएक्ट करवाऊं, NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊं। ठीक है, यहाँ कितने NaOH थे, सिंगल स्टेप में 2 थे, तो अगर मैं पहले एक NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूं तो उसकी इंटरनल एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी कितनी है, इंटरनली सॉरी, उसकी जो चेंज इन एंथैल्पी इस रिएक्शन की, यानी एक पहले स्टेप के रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज आ रही है -49, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलके बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है NaHCO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर हम अपना दूसरा NaOH का मोल इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं फर्दर, तो आपके पास क्या स्टेप का रिएक्शन बनता है, फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बन के दे जाएगा। ठीक है, यानी सोडियम ऐश बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट को आप सोडा ऐश भी बोलते हैं। ठीक है, आपके पास ये बन जाएगा, उसके अलावा वाटर बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो इंटरनल एंथैल्पी आई, आपकी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो कितनी आई आपके पास, सिंपल -41 किलो जूल पर मोल आ गई। ठीक है, ये जो एंथैल्पी है -41 किलो जूल पर मोल, ये आपके पास इस स्टेप की एंथैल्पी आ गई। अब हेज़ेस लॉ ये कह रहा था कि एंथैल्पी चेंज जो पहले स्टेप का है -90 वो बराबर होगा इन दोनों स्टेप्स के इंडिविजुअल्स के सम के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे, डेल्टा H बराबर है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, तो सिंपली डेल्टा H बराबर हो जाएगा किसके, -49 प्लस -41 के, तो प्लस माइनस -41 हो गया, तो सिंपल माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो -90 किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है हेज़ेस लॉ की, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में बी एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब हेज़ेस लॉ हमें जो है सिंपली हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए जो है कहते हैं बहुत अच्छी एक उसकी थ्योरी है हेज़ेस लॉ की, कि हम सिंपल हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपली एडिंग, मल्टीप्लिकेटिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रिक इक्वेशन। तो हम अपने केमिकल रिएक्शंस में भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और अपनी एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि ये आपकी किसी भी रिएक्शंस की हीट कैलकुलेट कर सके, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, और वेयर डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, उसके अलावा ऐसी जगहों पे भी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करवा सके हेज़ेस लॉ जहाँ पे डायरेक्टली हम किसी भी रिएक्शन की मेजर नहीं कर सकते हीट यानी इंथैल्पी, तो उन जगहों के लिए भी जो है कहते हैं हेज़ेस लॉ को हम एप्लीकेबल कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए। अब आपके पास एक और टर्म आ जाती है जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यानी एंथैल्पी, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो चेंज आता है एंथैल्पी का। ठीक है, एंथैल्पी में जितना चेंज आता है कि 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाए उसके एलिमेंट से, यानी रिएक्टेंट्स आपस में मिले और 1 ग्राम प्रोडक्ट बन जाए, उसमें जो एंथैल्पी का चेंज आ रहा है उसको आप बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन।
ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एच एफ से। ठीक है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की इंथैल्पी है, इस वजह से इसको एच एफ से डिनोट कर रहे हैं। और आपके पास एक और टर्म होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी सिंपली ये कि आपके पास जब 1 ग्राम ऑफ मोल किसी भी सब्सटेंस का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट्स, और उसका उस वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, उस पर जो इंटरनल मतलब उस पर जो इंथैल्पी आएगी वो आपके पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यानी सिंपली आपके पास 25 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो इंथैल्पी में चेंज आ रहा है बाय चेंजिंग द 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, तो वो आपके पास सिंपल स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने पूरे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं। फर्दर इसकी एप्लीकेशंस की हैज़ेस लॉ की हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, so if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.